ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आज का टॉपिक क्या है सर? अभी वो कर्म सिद्धांत ही चल रहा है और ये कर्म सिद्धांत जो कि पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, तो अभी इतनी जल्दी मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं इसी सर, पे इसी पे हम चर्चा जारी रखेंगे, ऑफ कोर्स। क्योंकि जीवन का जो रहस्य है वो इसी कर्म सिद्धांत से हमारा तय होना है। क्योंकि एक बार जब ये समझ में आ जाएगा तो हम लोग फिर आगे की यात्रा कर सकेंगे। जी जैसा कि पीछे क्लासेस में मैंने बताया था कि हमारा जो कर्म सिद्धांत है उसके तीन मेन पिलर हैं। पहला है पुनर्जन्म, री इनकारनेशन। क्योंकि अगर हम इस थ्योरी को ना माने पुनर्जन्म की, तो फिर कर्म थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि कर्म थ्योरी का आधार ही ये है कि जो आप करते हैं उसके हिसाब से आप भोगते हैं। बैंक बैलेंस। यस, इट्स लाइक एक्शन एंड रिएक्शन। सो पुनर्जन्म। दूसरा हो गया कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हम कर्म ना कर रहे हों। तो ये वाला जो दूसरा मौलिक नियम है कर्म सिद्धांत के लिए, वो ये है कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम कर्म नहीं कर रहे होते। और तीसरा ये है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन एंड द फ्रूट ऑफ एक्शन हैव टू बी एंजॉयड और सफर्ड। मतलब ऐसा कोई एक्शन नहीं है जो करने के बाद अगर आप उस एक्शन को इंटेंशनली और कामना के वशीभूत होकर के करते हैं, डिजायर के इन्फ्लुएंस में करते हैं, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन में करते हैं, तो वो रिएक्शन अवश्य आएगी। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हमारी कर्म सिद्धांत के, द थ्री पिलर्स ऑफ कर्म थ्योरी, दैट इज रीइंकारनेशन। देयर इज नो सिंगल मोमेंट व्हेन a man or a native does not do any karma. So man is inescapable. Then the third one is every action has a reaction or the fruit of action have to be enjoyed. तो ये जो तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हमारे कर्म सिद्धांत के, इनको समझना आवश्यक है। और खासकर जो दूसरा वाला है कि ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। और उसी के साथ जो तीसरा वाला स्तंभ है वो ये कहता है कि कोई भी कर्म किया तो उसका फल अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मिलेगा अवश्य। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से कर्म है, कौन से एक्शन है जो कि हमको अवश्य रिटर्न में उनका फल मिलेगा। और इसीलिए मैं बार बार इस शब्द को दोहराता रहता हूं, इंटेंशनल कर्म और लालसा या एक्सपेक्टेशन से प्रेरित होकर के जो कर्म किया जाता है वो इस श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा की जो ब्यूटी है वो ये है कि इट इज एटर्नल। ये सदा से चला आ रहा है। जब से पृथ्वी बनी है तब से ये लॉ ऑफ कर्मा एप्लीकेबल है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये ना एप्लीकेबल रहा हो। जब से जीव की उत्पत्ति हुई है तब से ये एप्लीकेबल है। फिर दूसरा ये बताया था कि लॉ इज यूनिवर्सल, यानी कि इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल। ऐसा कोई प्राणी इस जगत में नहीं है जिसके ऊपर ये लगता ना हो और अलग ढंग से लगे। ऐसा नहीं है कि कोई गौरी चमड़ी वाला है तो उस पर अलग ढंग से नियम लगेगा और कोई काली चमड़ी वाला है उस पर अलग ढंग से लगेगा। किसी की कोई जाति है, किसी का कोई धर्म संप्रदाय है, उसके हिसाब से ये नियम
नहीं लगते। ये नियम यूनिवर्सल हैं, सब पे एक समान रूप से लगते हैं। द लॉ इज टोटली परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि कभी भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नहीं है कि समय आने पे इसमें बदलाव आ जाए। नो, देयर इज नो amendment to this law. And the fourth one and the last one is there is no exception. कोई भी exception नहीं है। ये applicable हर हालत में होगा और कोई इससे बच नहीं सकता। और उसके लिए, उदाहरण के लिए, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं जो कि ये दिखाते हैं कि चाहे भगवान हो, चाहे भगवान के पिता हो या भगवान के पुत्र हो, सबको इस कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं। तो ये जो चार बातें मैंने कही, ये आप, और जो उससे पहले जो 3 स्तंभ कहे, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और कभी खाली बैठे तो इस पे मंथन करिएगा। देन वी नो दैट, ये मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि नहीं, कोई मेरे को बता सकते हैं? अच्छा, इसकी मैं अभी बात नहीं करता हूं। ओके, लेट्स स्किप इट फॉर द मोमेंट। मैं आपको इसके बाद में करूंगा। ओके, इस डायग्राम को देखिए। ये जो डायग्राम है, ये दिखा रहा है कि सर स्लाइड शेयर नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी, ओके आ गई सर। ओके ओके। सो आप मेरे को प्रॉम्प्ट कर दिया करिए अगर स्लाइड शेयर नहीं होती है, बिकॉज फिर तो मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कब बोले जा रहा हूं और आपको स्लाइड शेयर। तो ये डायग्राम जो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता था और इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, इन सब के लिए यह आवश्यक है। इसमें जो बात कही गई है कि सबसे नीचे हमारे सेंस ऑर्गन है, यानी मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां हमें मालूम है कौन कौन सी होती हैं। पिछली बार शायद इस पे बात हुई थी। याद है आपको कौन कौन सी होती है 5 ज्ञानेंद्रियां? कैन एनीबॉडी टेल? सर देखना, सुनना, चखना, ईयर, नोज, आईज, टंग, स्किन। सो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, दीज आर ज्ञानेंद्रियां, वो हैं ये जो यहां पर दिखाया था। आप, चूंकि अभी आपको प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं हुई है, इसको आप इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा इस पे ध्यान रखिए कि ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। ईयर, स्किन, आईज, टंग एंड नोज। और ये करते क्या हैं? जो इनकी तन मात्रा है, दैट इज साउंड, टच, साइट, टेस्ट एंड स्मेल। और इसकी ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 5 कर्मेंद्रियां हैं। स्पीच, हैंड, लेग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एनस। और इसी को यहां डायग्राम में दिखाया है। ये इसमें क्या दिखाया है कि ये मेरे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये मेरी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पांव वगैरह। और ये दोनों मिल करके, इन दोनों से जो फीड मिलती है वो मेरे माइंड पे जाती है। तो मेरा माइंड इन्हीं से खुश होता है, इन्हीं से दुखी होता है। जो मेरा मन है, वो अगर मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको उनकी खुराक मिलती रहती है, तो उससे
खुश होता रहता है कि वाह मजा आ गया। और अगर उन इंद्रियों के सुख के लिए मेरी कर्मेंद्रियों ने काम किया है तो मुझे और अधिक आनंद आता है, क्योंकि तब मैं ये कहने लग जाता हूं कि ये मैंने किया है। आप इस बात से सहमत होंगे कि जब मेरी इंद्रियों की भुक्ति के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों के भोजन की प्राप्ति के लिए मैं जब कोई काम करता हूं तो उसी समय और जैसे ही उसकी पूर्ति हो जाती है तो मैं कहने लग जाता हूं मैंने किया है। उस समय वो भूल जाता है कि ये भगवान कर रहा है या भगवान कंट्रोल कर रहा है, भगवान के नियम के हिसाब से हो रहा है। तब वो भूल जाता है, तब उसको बस यही ध्यान रहता है, ईगो, मैं कर रहा हूं। और जैसे ही मैं साथ जुड़ता है तो ये सारा का सारा माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। और माइंड के साथ हमारी बुद्धि काम करती है, इंटेलेक्ट काम करता है। और ये बुद्धि है, जो लोग बुद्धि को हावी होने देते हैं वो ये कंट्रोल कर लेते हैं कि माइंड को जो खुराक चाहिए उसको रोक सकते हैं, क्योंकि वो उसको बोलता रहता है माइंड को कि भाई बच के, बहुत ज्यादा नहीं, रुक जाओ। वो ये माइंड को बोलता रहता है। तो जो हमारा शरीर है उसको आप इस ढंग से देख सकते हैं कि देयर इज बुद्धि, मन, और फिर उसके नीचे मेरी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। और बुद्धि और मन मिल करके जो उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनकी पसंद होती है, नापसंद होती है, वो मेरे मेमोरी में स्टोर होता जाता है, क्योंकि यही मेमोरी है जो बाद में आगे जानी है, अगले जन्म में जानी है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको गीता का एक श्लोक दिखा देता हूं कि जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम, पृथ्वी, आपह मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु, खम मतलब आकाश। ये तो चार अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें नीचे वाली ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं जो इससे कंट्रोल होती हैं। फिर बात करते हैं मन, और फिर बात होती है बुद्धि, और आखिरी है अहंकार। सो 5 ज्ञानेंद्रियां या 5 कर्मेंद्रियां, उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति के 8 रूप हैं। इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी 8 प्रकृति के ये रूप हैं। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो मन है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 मन और 5 इंद्रियां और 1 मन, ये मिलकर के क्या करती हैं? प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति होता है आकर्षण करना। वही भगवान का नाम कृष्ण क्यों है? बिकॉज वो आकर्षित करते हैं, तो कर्षति। सो भगवान को, सो ये बात हुई कि ये जो मन और 5 इंद्रियां हैं ये हमको इस पृथ्वी से बांधे हुए हैं, क्योंकि वो प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक था जो मैं आपको बताना चाहता था, इसको जरूर याद रखिए, मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि शरीरम यद अवाप्नोति, जब शरीर समाप्त होता है तो यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायु। सो ये जो मैंने जो पिछले अभी जो मैंने बात किया जो मेमोरी में चला गया, अगेन प्लीज रिमेंबर 5 ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर के जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेमोरी में गए हैं उसको लेकर के
ये जो शरीर है जब समाप्त होता है तो ये अगले यात्रा पे चल पड़ता है। घृत्वैतानी उनको ले लेता है, संयाति संजो करके, और फिर ऐसे लेके आगे चल पड़ता है जैसे वायु में गंध होती है, जो स्मेल होती है ना वायु के अंदर, उस तरह से, और वो लेकर के अगले शरीर की ओर चल पड़ता है। तो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ये दिखाया कि आत्मा है, आत्मा में मन और बुद्धि है, और फिर नीचे मेरा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय बन के मैं बनता हूं। आई एम हियर। In fact, I would say that I am this, कि मेरे शरीर के अंदर आत्मा भी है, मेरे शरीर के अंदर मन और बुद्धि भी है, और मैं खुद हूं जो 5 एलिमेंट का बना हुआ हूं। दिस इज बेसिकली एक फॉर्मेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। उसके ऊपर मन और बुद्धि है और आत्मा है, और यहीं से ट्रांसफर होता रहता है ऊपर, कि जैसे ही लगता है कि हाँ मैं करता हूं, आई एम द डूअर, तो एकदम वो सारी चीजें माइंड में, या यूं कह लीजिए जो पिछले डायग्राम में मेमोरी दिखाया था उसमें इकट्ठा होने लग जाता है, विच हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट बर्थ। तो ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये ही कर्म थ्योरी को समझाने में आपको हेल्प करेगा। ये हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर लिया था कि हम कर्म 3 प्रकार से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। ओके, सो बिफोर आई रीड दिस, प्लीज सी दिस डायग्राम। बेसिकली उसी को मैं बाद में पढ़ के दोबारा सुना दूंगा कि मेरा ये जो संचित है, ये संचित बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको फीड यहां से कितनी आ रही है। ये मेरा प्रेजेंट बर्थ है, दिस इज माय प्रेजेंट बर्थ। संचित में से मैं थोड़ा सा प्रारब्ध लेके आता हूं, और ये प्रारब्ध वही है, मेरा हॉरोस्कोप है। संचित में से मैं प्रारब्ध लेके आता हूं, विच इज माय हॉरोस्कोप, एंड बेस्ड ऑन दिस हॉरोस्कोप आई डू एक्शंस। क्रियामान कर्म करता हूं मैं इस जिंदगी में, द प्रेजेंट बर्थ। और ये आपका मन और बुद्धि डिसाइड करेगा कि यहाँ आगे वापस संचित में कितना जा रहा है। क्या ये मेरा बैग छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ये टोटली हम पे डिपेंडेंट है। सो आई विल जस्ट रीड नाउ दोज लाइन्स विच आई हैड रिटन जस्ट इन द मॉर्निंग। सो हाँ, उससे पहले एक चीज और, सॉरी, मैं आई थिंक ओके, संचित कर्म। संचित कर्म is the sum of all total fruits, good or bad, obtained during the past birth। पिछले जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं, उनके जो फल हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो संचित में इकट्ठे होते रहते हैं। हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है, वो सारा का सारा वो है जो मेरे साथ, जो मैंने पहले कर चुका हूं, जो जिन अवस्थाओं में मैं गुजर करके जैसे मैंने कर्म किए उसके हिसाब से फल हुए तैयार, और वो मुझे आज मिल रहे हैं। और प्रारब्ध कर्म वो हैं जो कि गुड और बैड, that are allotted to us for the present life। इस लाइफ में जो हमने डिसाइड किया कि मेरे को ये इस जन्म में भोगने हैं, ये वो प्रारब्ध है। और फिर उसके बाद आता है आगामी और क्रियामान कर्म, जो अब हम इस जन्म में करते हैं। So these are the deeds that are performed during the course of this life। तो इस जन्म में जो कर्म करते हैं, फल की इच्छा से, इंटेंशनली,
अपनी लालसा के वशीभूत होकर के वो सारे के सारे आगे ट्रांसफर हो जाते हैं संचित में। इट गोज बैक टू द संचित। सो इट कुड बी गुड और बैड बोथ। आज के टाइम पे अगर मैं कहीं किसी क्षण पे एंजॉय कर रहा हूं, मैं सोसाइटी में हाई स्टेटस एंजॉय कर रहा हूं, सोसाइटी में लग्जरीज एंजॉय कर रहा हूं, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं संपन्नता मौजूद है, वो मेरे पिछले जन्म के शुभ कर्म है जो कि मैं इस प्रारब्ध में लेके आया हूं, इस जन्म में लेके आया हूं। और यही कोई दुखी है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है, तो वो इस संचित में से जो अशुभ कर्म है उनको लेकर के, उनके फल को लेकर के इस जन्म में भोग रहा है। अब लेकिन ये जब बात आ रही है कि आगामी और क्रियामान कर्म, अब ये समझना जरूरी है कि ये आगामी और क्रियामान कर्म क्या है। क्या हम इसको बदल सकते हैं? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरी ये वाली जो पाइपलाइन है, ये वाली, ये कम हो सके? अभी मैंने जान के इसको बड़ा दिखाया था, जस्ट टू शो यू कि मैं प्रारब्ध तो कुछ लेके आया हूं, लेकिन अब कर्म ज्यादा क्रिएट कर रहा हूं। तो अब जब अगर ये बात आ गई, तो इसका मतलब हमें ये समझना जरूरी है कि आगामी और क्रियामान कर्म जो हैं, ये क्या करूं मैं ऐसा कि आगे ना जाएं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ मेरे को समझ आ जाए, तो मैं ये देख सकता हूं कि मेरे अगले जो जन्म हैं उनके अंदर जो कर्मफल संचित में इकट्ठे हो रहे हैं वो कम हो जाए, ताकि मेरे अगले जन्म, जो जन्म पुनर्जन्म चल रहा है, उसमें कुछ विराम आ सके। तो उसी पर्पस से ये वाली स्लाइड है, ये बताने के लिए कि 3 तरह के आप क्रियामान कर्म करते हैं या आगामी कर्म करते हैं। कौन कौन से? एक है सिर्फ कर्म, दूसरा है अकर्म, तीसरा है विकर्म। अकर्म, विकर्म और कर्म। क्योंकि इसी को जब आप एक्सपैंड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कौन सी चीज है जो अभी करनी है या कौन सी नहीं करनी है। एटलीस्ट मेरे को कर्म का पता तो हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट मैं इतना तो समझ जाऊं, फिर देखा जाएगा एफर्ट करता हूं कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आदमी को पहली बात तो समझ में आता है, दूसरी बात अगर समझ में आता भी है तो जैसे ही उसको किसी चीज में आनंद मिलने लगता है तो वो फिर भूल जाता है। आनंद के आगे उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है, क्योंकि मन जो है वो इतना प्रभावी और स्ट्रांग होता है कि उसकी बुद्धि को काम नहीं करने देता। तो इसलिए जब वो उसकी इंद्रियों से उसको आनंद आ रहा होता है तो वो बोलता है बस और कुछ नहीं चाहिए, यही है, अभी जो है यही है, भले ही बाद में उसके कारण से दुख हो। कोई भी चीज जब एक्सेस में होती है वो प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए हम एक बहुत कॉमन डायलॉग यहां यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अधिक भोग, अधिक भोग किसको जन्म देता है? रोग को। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन है जो हमेशा हमको इतना अच्छा लगता रहे कि हम उसको करते रहें और हमें उसमें आनंद आता रहे, कि अल्टीमेटली ये तो होना ही होना है कि उसमें आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब शुरू में आनंद आने लगता है तब ऐसे लगता है कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं, यही चाहिए। लेकिन जब तक समझ में आती है तब तक इतने कर्म कर दिए होते हैं कि वो या तो इस जन्म में रोग की तरह इकट्ठे हो जाते हैं या आगे संचित में चले जाते हैं जो आगे दुखी करेंगे।
तो लेट अस रीड दिस, कर्म, अकर्म और विकर्म। सो कर्म जो है वो है अटैच्ड एक्शन। व्हाट इज अटैच्ड एक्शन? कोई बताएगा मेरे को अटैच्ड एक्शन क्या होता है? सर, फल की चाह से किया हुआ कर्म। बिल्कुल, फल की चाह से किया हुआ कर्म, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आज की डेट में आपको इसका एक बहुत सिंपल अच्छे अटैच्ड कर्म का उदाहरण मिल जाता है, डोनेशन। बहुत दुनिया है जो डोनेशन करती है, और उससे भी ज्यादा जो नासमझ लोग हैं वो ऐसे होते हैं जो जो सोचते हैं कि मैंने अगर मंदिर में पैसा चढ़ा दिया तो मुझसे बदले में मेरे को और पैसा मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके मन में ये भाव आता है कि आज मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, कल को मेरे को इसका फल मिलेगा, भगवान मेरे को कुछ देगा, तो बस। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, किसी दिन कहीं मंदिर गए हैं, किसी दिन कोई कार सेवा की है, किसी दिन कहीं कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान करके आए हैं, तो बाद में उनको बड़े सुख की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको लगता है आज मैंने ऐसा काम किया और भगवान इसके बदले में मेरे को कुछ देगा। क्योंकि जैसे ही ये भाव आया कि भगवान इसके बदले में मेरे को कुछ देगा, तो इसका मतलब आपने वो जो क्रियामान और संचित के बीच का जो पाइप था उसको और बड़ा कर लिया, उसमें से कर्म के फल बहने लग गए, बहुत सारे जाकर के वहां इकट्ठे हो गए। So, the attached action is the obligatory duties that are prescribed by our scriptures. Some who are doing their duty with the fruit of action in their mind are bound to be bound by संसार। जो भी आदमी अपना कार्य करता है ये सोचते हुए कि मुझे भगवान इसका फल देगा, तो वो इस संसार से जुड़े ही रह जाते हैं। ऑल्दो उस काम को करने में उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये भाव रहता है कि आज मैंने कुछ किया, मैंने किया। तो जैसे ही ये जो मैं का भाव आया, तो इसका मतलब हमने कर्म कर दिया, एंड इट्स एन अटैच्ड कर्म। ये मैंने कर्म कर दिया, ये अटैच्ड कर्म है, और अब मुझे इसके फल भोगने पड़ेंगे अवश्य ही। तो ये तो उदाहरण हुआ सुखद कर्म का। कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे गलत कार्य हो जाते हैं और जिनको हम अगले जन्मों में सजा की तरह भोगते हैं, और उसमें वो सारी चीजें शामिल हैं जो कि अवैध तरीके से, जो कि हमारा जो ये है वैदिक कार्य नहीं है। वैदिक कार्य का मतलब होता है जो सही कार्य है वो नहीं है, जो मेरे शास्त्र विहित कर्म नहीं है वो मैं करने लग जाता हूं। चाहे मैं ऑफिस में काम चोरी करूं, चाहे मैं अपने ऑफिस में या बिजनेस में बेईमानी करूं, चाहे मैं समाज में रह करके लोगों को परेशान करूं, चाहे मैं अपनी सुख की अनुभूति के लिए सबको अनदेखा कर दूं, तो ये सारी चीजें, ये जो सारे कर्म हैं, ये वो हैं जो कि आपकी आगे की तैयारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, और ये कहलाते हैं कर्म। अब आ जाइए अकर्म पे। अकर्म वो स्थिति है जब बात आती है कि मुझे इसके फल की आवश्यकता नहीं है। मेरा मन बिल्कुल विचलित नहीं होता, कुछ भी जब मैं करता हूं उसके रिजल्ट आने पे या फेलियर होने पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो वो अकर्म हो गया, डिटैच्ड एक्शन हो गया। क्योंकि मैं वो जो सारे एक्शन कर रहा हूं वो ये सोच के कर रहा हूं कि भाई मेरी ड्यूटी है और मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को, लेकिन मेरा ये भी बहुत क्लियर है कि मेरे को अपना 100% देना है। क्योंकि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अकर्म का मतलब है कि काम नहीं करना। नो, अकर्म मीन्स व्हेन यू डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। आपका गोल है, गोल को कोई नहीं मना कर रहा है, आपका एम है, एम को कोई नहीं मना कर रहा है, आपको वो एम अचीव करना है बिकॉज दैट इज योर ड्यूटी। लेकिन अगर वो अचीव होता है या नहीं होता है उससे आप विचलित नहीं होते हैं और आप लगातार उस कार्य को ये सोच के करते रहते हैं कि भाई ये मेरे को करना है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये काम करना है, ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरी ये ड्यूटी है कि उस प्रोजेक्ट को सही टाइम पे खत्म कराया जाए, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सेफ्टी, ऑल दोज थिंग्स शुड बी देयर। तो ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई फेलियर हो गया या कुछ सक्सेस हो गए तो उसी समय दिमाग में आ जाए कि ये मैंने किया है। क्योंकि ऐसा करते हुए आपको बहुत लोग दिखेंगे जिनको जरा सी सक्सेस मिलती है, जरा सा कोई ऐसा मौका आता है कि जब उनको लगता है कि अरे वाह आज अच्छा काम हो गया, तो फिर ये कहने लग जाते हैं मैंने किया है। ऑफिस में आपने किसी को पनिशमेंट देनी है जिसने कोई गलत काम किया है, अगेन उसमें आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, आपको ऑफिस का डिसिप्लिन मेंटेन करना है, किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा है और जो उस समय की नजाकत के हिसाब से जो सही एक्शन होना चाहिए वो लिया है, तो देन अकर्म। एंड द लास्ट एंड द वर्स्ट थिंग इज विकर्म। अगर यहां आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड एक्शन, जो मेरे शास्त्र विहित कर्म नहीं है, जिनको हम पाप की तरह मानते हैं, ये वो चीजें हैं। सो इस बात से आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होते हैं। और इसीलिए ये जो बात आती है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये सब बेसिकली जब हम बात करते हैं सत रज तम की, वहां पर ये चीजें उभर के आती हैं। I don't know how many of you understand what is Sat Raj Tam. सर नहीं पता। कोई ट्राई करेंगे? सर एक बार वर्ड आपको लिखना पड़ेगा सर, वर्ड भी क्या है? ओके ओके, फाइन 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 फाइन। सो मैं बल्कि इसी स्लाइड पे लिखता हूँ, यही काम में आएगा, बाद में मैं इसको ठीक कर लूंगा। ये है ओके ओके। सर थोड़ा सा अगर आप विकर्म समझा देते तो थोड़ा सा हाँ मैं और। बात बताता हूँ। ये है सत, रज और तम। सर ये सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण की सेम represent- सेम सेम चीज है, लेकिन बताइए तो सही कि क्या है। सो पहले मैं एक बार इनका विकर्म पे दोबारा आ जाता हूं और फिर मैं इस पे आ जाऊंगा। एक्चुअल में जो प्रोहिबिटेड एक्शन है वो है, फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज को आप जिंदा नहीं कर सकते आप उसको मार दें, ये विकर्म हो गया। आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जो कमजोर प्राणी है उस पे अत्याचार करें, ये विकर्म हो गया। आपकी ड्यूटी है और आप जो जॉब कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको सैलरी मिलनी चाहिए, आपने कुछ काम कर रखा है, करते हैं और उसके अगेंस्ट सैलरी मिलती है, लेकिन
आप उसके बियॉन्ड कमाते हैं, ये विकर्म हो गया। अर्थात रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करके कमाते हैं, ये विकर्म हो गया। आपको ब्रिज बनाने का ठेका मिला और आपने जैसे मर्जी सीमेंट लगा करके और ब्रिज बना दिया, 2 दिन बाद टूट गया, लेकिन ये विकर्म में शामिल हो गया। आपने करोड़ों रुपए का चारा खा लिया, ये विकर्म हो गया। तो ये सारे विकर्म हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आदमी विकर्म करता है तो विकर्म करने का उसको मौका मिलता है। और मौका कब मिलता है? मौका तब मिलता है जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है। उसकी जिंदगी में जब अच्छा समय चल रहा होता है तो वो गलत कार्य करता है और उसमें बच जाता है। और ये वाली जो स्थिति है, ये न केवल उस आदमी को प्रेरित करती है कि अरे मैंने गलत काम किया और मैं तो पकड़ा ही नहीं गया, तो मैं अभी और कर सकता हूं। और ये जो उसके आसपास के लोग, माहौल में और लोग हैं, उनको प्रेरित करती है कि अरे वाह, ये देखो ये आदमी इतने सारे गलत काम कर रहा है, हमें मालूम है कि ये गलत काम कर रहा है लेकिन ये एंजॉय कर रहा है, तो लेट्स ऑल्सो डू इट। ये समस्या है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है कि जब गलत कार्य कर रहे हैं और उससे बच के निकल जाते हैं, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। क्यों सबसे खतरनाक स्थिति है? क्योंकि ये बिल्कुल 100% तय हो गया कि आपने आपके जो अच्छे कर्म थे, जो आप प्रारब्ध में लेके आए थे, वो तो एग्जॉस्ट कर दिया आपने, उनको यूटिलाइज कर लिया गलत ढंग से। लेकिन इन द प्रोसेस आपने संचित का रास्ता खोल दिया, बहुत ज्यादा संचित में नेगेटिव फल भेजने शुरू कर दिए। तो ये है। सो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये समझनी बहुत आवश्यक है। और कभी भी आसपास देख करके जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं और उसके कारण से आप भी प्रेरित हो कि अरे देखो वो गलत कार्य कर रहा है और वो तो बच गया, तो मैं करता हूं, मैं भी बच जाऊंगा। नो, नेवर एवर थिंक लाइक दैट। क्योंकि उसके अच्छे कर्मों का फल उसको मिल रहा है कि वो पकड़ा नहीं जा रहा है। यू नेवर नो दैट आपका कैसा टाइम चल रहा है। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ही कोई गलती करो और उसी में पकड़े जाओ। तो ये जो बात है कि फर्स्ट टाइम गलती की, उसी में पकड़े गए, और आप ये सोचें कि अरे उसने तो सैकड़ों बार गलती की है, वो तो कभी पकड़ा ही नहीं गया, मैं पकड़ा जा रहा हूं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो गलत काम करता है वो भी नहीं समझता है, जो आसपास देश से उसको देखते हैं वो भी नहीं समझते हैं। कोई अगर बहुत बड़ी, ये जो पॉलिटिशियंस हैं बड़ी बड़ी बेईमानी करके और पूरा ऐश करते हैं, नेवर एवर गेट अट्रैक्टेड टू देम। क्यों? ये उनका पिछले जन्मों का अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है कि गलत काम करके भी पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। समस्या यहीं पर ही है कि जो जनसाधारण है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि भाई वो बेईमानी कर रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे भी कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो कर ही लेनी चाहिए। लेकिन उसके कारण से मैंने अपने संचित का जो बैग मैं ऑलरेडी कम करके आया था, उसमें से प्रारब्ध लेके आया था और बैग थोड़ा सा छोटा हो गया था, वो और बड़ा हो गया क्योंकि मैंने फालतू के काम शुरू कर दिए। तो मैडम आपको समझ में आया ये विकर्म का मतलब? जी सर, थैंक यू। ये भाई किसी का इको आ रहा है। सर एक प्रश्न है। हाँ, एक मिनट मैडम रुकिए, किसी का ये इको आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू हियर।
तो ये दो लोगों ने माइक ऑन किया हुआ है, रोजी गुप्ता और तुलसी दक्ष। जो बोल रहे हैं सिर्फ वो बोले, दूसरे बंद कर। सर मैं पूछूं पहले? नहीं, कोई एक पूछ लीजिए। हाँ, ये रोजी जी बोलिए आप। सर अगर मैं गलत कर रही हूँ और सामने वाला मेरे से इंस्पायर होके गलत काम कर रहा है, तो सर दोनों के ही कर्म नेगेटिव ऐड होंगे? भाई ये फैसला थोड़ा मुश्किल है कि आपको देख करके कोई और भी गलत काम कर रहा है तो तब ऐड होंगे जब आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे बच्चे मुझे देख करके कोई गलत काम करना सीखते हैं, तो यस, आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल। नॉर्मली यही इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसीलिए माहौल की वैल्यू होती है, समाज की वैल्यू होती है, आपके परिवार की वैल्यू होती है, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन है उसको अपने परिवार से मिलती है। तो लेकिन ये कहना कि मैं किसी और के कर्म भी भोगूंगा, नॉर्मली ये बात सही नहीं होती। जो भी कर्म भोगना है वो आपको अपना भोगना होता है, कोई दूसरा आपका उसके लिए नहीं होता। सर इफ आई हैव इन्फ्लुएंस समबडी, तो फिर मेरे नेगेटिविटी भी तो Yes, if you are influencing somebody with that intention, yes, then you are responsible. सर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट सामने वाला उसको समझ के वो भी गलत करता है, तो आई हैव नॉट डन इंटेंशनली। अगेन पहली बात तो हमने कोई गलत काम किया, हम तो उसके जिम्मेदार हो ही गए। उसको देख करके कोई दूसरा गलत कार्य करता है तो आप उसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप दूसरे के कर्मों के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर यही आपका संतान पक्ष है और आप उसको उकसाते हैं कि आप इस तरह का कार्य करिए, तो आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ तोशी जी, आप पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, अभी मेरी ट्रायल क्लास है एक्चुअली, और मुझे देखना है कि किस तरह से कराते हैं आप। अच्छा, मेरे को आपका माइक ऑन दिखा इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, फाइन। और कोई सवाल है तो आप पूछना चाहते हैं? इसका मतलब अगर मैंने डायरेक्शन दिए तो मैं जिम्मेवार हूँ ना? यस, अगर आप किसी को गलत कर्म के लिए उकसाते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन के गलत कामों को देख करके मैं भी गलत काम करता हूं तो पॉलिटिशियन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूं। और इसीलिए जो मैंने पीछे वाला डायग्राम दिखाया था, इसको वही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअल में ये है सबसे बदमाश चीज, क्योंकि इसको आनंद ही इसमें आता है। वो आनंद आने लगता है ना, तो आदमी उसी में डूब जाता है। तो डूब जाता है। तो यही तो कर्म सिद्धांत की ब्यूटी है और यही एस्ट्रोलॉजी की खासियत है कि आप जब यहां पर आकर के इन चीजों को समझने लगते हैं तो आप इंप्रूव करते हैं, क्योंकि इस माइंड को इंटेलेक्ट से अलग करना जरूरी है। इंटेलेक्ट शुड कंट्रोल द माइंड, बिकॉज अदरवाइज मन तो बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि वो उसको आनंद ही इसी में आता है, वो उसकी खुराक है। जी सर, कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो भी तो हम अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। देखिए, ऐसा है कि आपके साथ कोई गलत कर्म कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो आपकी भी ड्यूटी होती है कि इन दी अंडर दी गिवन प्रोविजंस ऑफ द लॉ यू शुड रिएक्ट। लेकिन ये इजाजत नहीं है कि कोई गलत कार्य कर रहा है और आप उसको गलत ढंग से उसका विरोध करें। एक्चुअल में बहुत थिन लाइन है इन चीजों के बीच में। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, एक है कि किसी ने आपके ऊपर अटैक किया और आपने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसके कारण से सामने वाले की मौत हो जाती है। इट्स ए डिफरेंट थिंग। और एक है कि किसी ने आपको परेशान किया और आपने तय किया कि अच्छा मैं इसको सबक सिखाऊंगा और जाकर के उसको मार दिया। दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि जब एक ने परेशान किया, आपकी ड्यूटी थी कि आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके और उसको उस जो नियम कानून उस वहां के हैं उसके हिसाब से उसको हैंडल करिए। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में ये सब इक्वेशंस बदलती जा रही हैं, लेकिन तरीका यही है। The moment you take law into your hands, the problem starts. जी अब आगे बोलिए। Anybody wants to say anything? लेकिन कलयुग में तो सामने वाले को रिएक्शन देना ही पड़ता है ना सर। No. जब हमारे साथ Again, मैं ये बता रहा हूं कि चाहे कलयुग हो चाहे कोई सा भी युग हो, जी रिएक्शन देना है, but reaction should be such which is applicable at that time. और उसमें प्रॉब्लम कहां आती है? यू कैन नॉट डिसाइड कि जो आपके अगेंस्ट जो जैसा कार्य हुआ है उसको जो आप जवाब दे रहे हैं वो उसी लेवल का है या उससे ज्यादा का है या उससे कम का है। यू कैन नॉट एग्जैक्टली डिसाइड। सर, यही प्रॉब्लम है सर, यही हाँ। प्रश्न है। तो यही तो समस्या वही आ गई कि कानून के हिसाब से उस लैंड ऑफ लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से क्या होना चाहिए वो है। हमारे साथ दिक्कत कहां पर होती है कि हम ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि कोई गलत कार्य होता है तो उसको कैसे रिवोल्ट किया जाए, बिकॉज समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसको हैंडल करने में मुश्किल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें काफी समस्या आती है, हाउ टू हैंडल इट। क्योंकि अगर एक आदमी बहुत कमजोर है तो उसके लिए तो लॉ ऑफ लैंड भी बेकार है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अब ऐसी स्थिति में ओके लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि एक पावरफुल आदमी ने एक कमजोर आदमी को सताया और वो बेचारा लॉ ऑफ इंडिया जैसी कंट्री में लॉ ऑफ लैंड उसको हेल्प नहीं कर रहा है और वो खुद भी उससे कोई बदला नहीं ले सकता है और वो बेचारा कुढ़ता रहता है, परेशान होता रहता है और वर्स कम वर्स वो जो जगह छोड़ करके कहीं और चला जाता है, बिकॉज सिस्टम उसने ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया है कि हमारी जो प्रारब्ध है उसकी सीमा इतनी छोटी कर दी कि मेरे पास लिबर्टी है ही नहीं कुछ ज्यादा करने की। तो ऐसी स्थिति में और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो जो पावरफुल आदमी था उसने अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। सर अगर कुड़ते ही रह गए तो हमने भी तो अपने नेगेटिव कर्म भांग लिए मन से और वचन से करके। एक्चुअल में होता ही यही है कि आप जब पिछले जन्मों का बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए इस जीवन में आते हैं तो पर फोर्स यू आर बाउंड इन सच ए मैनर कि आप रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं इन द डिजायर मैनर। आपको सफर करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड सफरिंग। अब इस सफरिंग को आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उस जातक पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी समझ है। ये जो सफरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो पहले भी मैंने 2-3 बार कई एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें ये बताया कि जो सफरिंग है इस सफरिंग को कैसे चेंज किया जाता है। दिस इज टू बी लर्न्ड, दिस इज नॉट सो इजी। जैसे मैं उस दिन बोल रहा था कि एक दिन भूखा रहने की सजा थी तो उसको उसी सफरिंग को मैंने व्रत करके बिल्कुल उसको खत्म कर दिया और दूसरे ने सफरिंग को फर्दर बढ़ा दिया जब उसने ठंडा खाना देखा और फेंक दिया और जाकर के। तो ये जो चीज है ये आपको इसीलिए इन चीजों के लिए मंथन करना होता है, सत्संग करना होता है, आपको आंखें बंद करके सोचना पड़ता है, आपको अपने गुरु से जाके पूछना पड़ता है कि भाई ये चीज है इसमें व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो आपने जो अभी बात कही कि आदमी सफर करता है और उस सफरिंग के कारण से ऑल्दो जगह भले ही छोड़ के चला गया लेकिन मन से और मे भी शायद वचन से वो कर्म करने लग जाता है। यस,
अगर आप बैठ करके उसको बद्दुआएं दे रहे हो लगातार, तो आप फर्दर क्रिएट कर रहे हो कर्म अपने लिए। सर एंड द टॉप ऑफ इट जो अनसेटिस्फेक्शन आती है बदला ना लेने की, चाहे मन और वचन से ले लिया, कर्म से नहीं लिया, तो शायद उससे भी सर फिर कर्म मल्टीप्लाई होंगे। नहीं, अब आपने उसको रिएक्ट नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यू हैव सफर्ड, हाउएवर यू हैव स्टॉप्ड बॉदरिंग अबाउट दैट। तो आपने अपना रोल, अपने जो कर्म लेके आए थे वो आपने एग्जॉस्ट कर लिए। जो मैं सफरिंग लेके आया था यहां पर, ये जो मैं यहां पर सफरिंग लेके आया था, ये मैंने एग्जॉस्ट कर ली। और चूंकि मेरे पास कोई गुरु था, मेरे को कोई समझाने वाला था, मेरी खुद जो माता पिता, मेरा जो माहौल था उसने मेरे को कुछ समझाया, तो उसके कारण से जो ये जाना था उसको मैंने रोक दिया। सफरिंग मैंने एग्जॉस्ट कर ली क्योंकि वो तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, दैट वॉज इनएविटेबल कि वो मैं प्रारब्ध में लेके आया था और मैंने वो सफरिंग एग्जॉस्ट कर ली। लेकिन मैंने ये इंश्योर किया कि मैं ये, इसीलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे आपको समझ आने लगती है तो ये जो पाइप है, ये जो इतना मोटा पाइप था वो छोटा होने लग जाता है, कम कर्म जाने लगते हैं और कम कम हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको समझ कब आने लगी, कब आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो आपका है कि भाई आप इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि इस समय आपका मन और बुद्धि आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, आपका माहौल कैसे गाइड कर रहा है, आपके माता पिता, टीचर्स और गुरु आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, जो कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हाउ यू शुड रिएक्ट, व्हाट यू शुड डू, व्हाट इज योर ड्यूटी इन सच ए सर्कमस्टांस। इसीलिए तो गुरु की महत्ता रहती है। बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब आपको खुद को समझ में नहीं आता है और आप बिल्कुल अहंकार और गुस्से के वशीभूत होकर के आपको समझ में ही नहीं आता है, आपको लगता है कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग इज राइट। आप ये मान के चलिए कि जो आप सोच रहे हैं कि मैं सही हूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा थर्ड पर्सन बताएगा कि आप सही हैं या आप गलत हैं। आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कहूंगा आज की डेट में, फॉरएवर ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आदमी को ये लगता है मैं सही हूं, बट हु विल टेल यू दैट हु इज राइट और रॉन्ग। आप खुद तो हो ही नहीं, खुद तो डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो एक थर्ड पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट एक्शन रिएक्शन, ही कैन टेल यू दैट हु इज राइट एंड रॉन्ग, और वो होता है गुरु, या वो होता है ऐसा कोई निष्पक्ष थर्ड पर्सन जो सोच के बताता है कि वेदर आप सही कर रहे हैं या दूसरा सही कर रहा है। मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि मेरा बच्चा दूसरे के बच्चे को मार रहा है जबकि गलती मेरे बच्चे की है, और उस समय आप जाकर के तब भी आप दूसरे के बच्चे को डांटते हैं, अपने बच्चे को नहीं डांटते। क्यों? क्योंकि आप लालसा और आप उसके जो क्या बोलते हैं अफेक्शन के वशीभूत होकर के आपको ये लगता है भाई मेरा बच्चा तो हमेशा सही है, दूसरा गलत है। तो who will tell you that what is right, what is wrong, what action is to be taken? Only a third person. You have to identify that third person, and it could be in the form of a guru or a senior person or somebody who is really carrying a wisdom with him, जिसके पास wisdom है वो बता सकता है। तो ये जो चीज है ये इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हर जीवन के हर कदम पे ऐसे बहुत मौके आते हैं कि जब ये समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। या हमेशा आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए
कि भाई आपने ये क्यों किया, वो ये कहेगा हाँ मेरे हिसाब से ये सही है। दो रिश्तेदारों में लड़ाई होती है, आप दोनों से बात कर लीजिए, दोनों कहेंगे मैं सही हूं, मैं सही हूं। ऑफिस में जाके देख लीजिए, कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उससे पूछ लीजिए, वो कहेगा नहीं मैं तो सही हूं। कौन बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है? क्योंकि इग्नोरेंस के कारण हमेशा यही खेल चलता रहता है कि भाई मैं सही हूं, दूसरा गलत है। तो ये इग्नोरेंस कौन दूर करे? ये तमस, ये जो तम कौन दूर करेगा? गु, गु मतलब प्रकाश, गुरु, वो इस अंधेरे से दूर करेगा, ताकि आपको ये सही समझ में आए कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना है। और बोलिए, और क्या सवाल है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो क्वेश्चन? या मेरा आवाज नहीं जा रही? नहीं सर, नो क्वेश्चन सर। ओके ओके। एक्चुअली जब आप आंख बंद करके किसी विषय पे सोच सकते हैं और बिल्कुल तटस्थ होकर के, उस स्टेज की आवश्यकता होती है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये बहुत बड़ा खेल खिलवाती हैं हमारे साथ। और ये पक्की बात है कि डिजायर के साथ कुछ भी किया तो वो तो सारा यहीं जा रहा है। यू कैन नॉट स्टॉप इट। सर बट लाइफ में करने के लिए बिना डिजायर के तो कोई कर्म ही नहीं है सर। तो ये आपकी थ्योरी है ना। डोंट थिंक दैट दिस इज थ्योरी फॉर ऑल। आप सर अगर ये कहेंगे कि डिजायर, अगर आपकी लाइफ का कोई गोल डिजायर के नींव पे रखा हुआ है तो गड़बड़ है एक्चुअली। ये आप, अच्छा एक बात बताइए, पुराने जमाने में क्यों ये आश्रम हुआ करते थे? वानप्रस्थ आश्रम आखिरी होता था, सन्यास आश्रम होता था, ये क्यों होते थे? ये इसीलिए होते थे कि मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ हम अपनी डिजायर को खत्म ही नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए कर दिया जाता था कि आफ्टर सर्टेन एज यू बेटर गेट अवे फ्रॉम द सोसाइटी। उसके बाद ये हो जाएगा कि यस, अब मेरे कोई डिजायर ही नहीं बची। बट फॉर सर survival we have to be motivated to do something, to do the some work has to be done in order to earn the earning. हाँ, अगर आप कोई जॉब कर रही हैं, यू गॉट इनटू ए जॉब बिकॉज आपको अपना परिवार, अपना जो समाज में रहने का जो भी मापदंड है उनको पूरा करना है, दैट इज ऑल। बट डू यू थिंक दैट ऑल द मनी विच यू अर्न, is it just sufficient or more than what you need? And if it is more than what you need, do you still desire something more? Now that is the problem. In fact, Exactly. yes, आपको उतना मिल रहा है जितना आपको चाहिए। Are you satisfied in that? आज आपके पास मारुति डिजायर है, उसके बाद BMW है, फिर मर्सिडीज है। कहां जाके आप रुकेंगे? No end to it. So no end to it, but then somebody has to put that end. Agreed. That is to be understood. In fact, यही तो एक important बात है कि ये समझने की नितांत आवश्यकता है कि we have to stop somewhere. Right. And somebody has to tell you. पुराने जमाने में बहुत बढ़िया सिस्टम था, आज के जमाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मेरी डिजायर खत्म नहीं होती है और मैं वानप्रस्थ में भी नहीं जाता हूं, संन्यास में भी नहीं लेता हूं, तो आई कीप ऑन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट माई लाइफ एंड सफर। सो maybe we will continue with these discussions next time, because I think it's time for the next class. आकाश जी आप आ गए हैं क्या? नहीं, आकाश जी की नहीं होगी क्लास, किसकी है? लेट मी चेक। क्लास तो आकाश सर।
गर्म पानी दीजिए। आकाश सर की है। अच्छा, आकाश जी की है ना, तो ठीक है, मैं लेट मी वेट फॉर सम मोर टाइम, तब तक आप मेरे से सवाल पूछ लीजिए। और सर please- आवश्यक बुक आ गई है जैसे हमारे पास, तो आपने बुक में ये चैप्टर कर्म वाला कराया है। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। देखिए आप है ना बुक को कर्म जरूर सिद्धांत। पढ़िए और मैं आपकी बुक पूरी करवा दूंगा, लेकिन ये इस तरह से डिस्कशंस होते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको कोई थ्योरी रटनी पड़ेगी, राइट? दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग सर which probably you सर already know. लोग नहीं है आपके लिए। हेलो, सर एक प्रश्न है सर। नहीं अभी किसी सर, और का कौन भी आवाज आई, 1 मिनट सुन लेते हैं जी। सर कौन सी बुक फॉलो करनी है? ओ, अच्छा, मुझे लगा कोई सवाल पूछ रहे हैं, ये नहीं तो सर, सवाल सवाल है मेरा। तो बुक, सर मेरा सवाल है सर। हाँ बोलिए। सर मेरा भी। ये हाँ, जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, कर्म के संबंध में है कि मतलब एवरी सेंटेंस देयर इज टू बी ए फुल स्टॉप। अगर मोक्ष जाना है तो मोक्ष को अगर पाना है तो सारी मतलब बॉडी को मतलब बॉडी कर्मा से ही डिटॉक्सिफाई होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कर्मा लेफ्ट, सो दैट mind, body, and soul get in a streamline to get the Almighty. मतलब उस देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपने जो बताया ये गूढ़ थ्योरी है, ये बहुत गहरी थ्योरी है। इस थ्योरी में ना पढ़ के हम सिंपल प्रिंसिपल्स की बात करें कि हाउ टू गेट मोक्ष। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरी थ्योरी है। और जो आप जो शब्द आपने बोले वो शब्द तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहे हैं, बहुत मुश्किल शब्द हैं कि मैं मन, आत्मा और इनको एकाग्रचित करके और बिल्कुल संप्रज्ञ स्थिति में बैठ करके, नहीं ये सब थ्योरी है। ये मैं आपको इस स्टेज पर जाने के लिए तो आपको बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। सर ये कौन सी किताब में सब किताब सर, मैडम बुक अब बता किसके देते। पास नहीं, कोई थे जिनके पास बुक है। कौन, रोजी जी बोल रही थी या कौन था कि उन्होंने ऑलरेडी बुक कलेक्ट कर ली है जनरल एस्ट्रोलॉजी पे, सामान्य ज्योतिष पे। अदरवाइज शायद सुमेधा जी, हमने कुछ अरेंजमेंट किया है क्या इनके बुक्स के लिए? सर ऑलरेडी है सब पे बुक। हाँ तो फिर मेरे से सर आप सर है जी। हाँ, सामान्य ज्योतिष पढ़नी है। सामान्य ज्योतिष, बिल्कुल। ये जो एक्चुअल में मैं तो ये बोल रहा था कि जो मेरा वाला सब्जेक्ट है उसके लिए बुक पढ़ने की वैसे तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉमन सेंस। थोड़ा सा बताने की मेरे को जरूरत है, वो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर आंख बंद करके लिखना शुरू करेंगे तो मेरा सब्जेक्ट तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जी सर हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई ये वेद देख पढ़ना लीजिए, है ये तो सामान्य ज्योतिष बुक ये दिखा रहे हैं गौरव जी, इनके ये बुक है। और वैसे आवश्यकता होगी तो मेरे ख्याल से कुछ अरेंज की गई है, नहीं तो और अरेंज हो जाएगी। हाँ बोलिए, अब आपका सवाल पूछिए। सर यशिका, सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर मुझे कोई वेद पढ़ना है तो मैं कौन से राइटर का लूं? अच्छा, बात करेंगे अब अगली बार। सुमेधा जी टीचर आ गए अगले वाले? हाँ जी सर, आकाश जी आ गए। अच्छा फिर ठीक है, तो मैं साइन ऑफ करता हूँ एंड वी विल कीप डिस्कसिंग द सेम थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नमस्कार सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार आकाश जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार। राम गुरुदेव। वंदन गुरुदेवा। पिछली कक्षा में आपको मिस करा सर हमने। सॉरी, कुछ ज्यादा फंस गया था तो इस वजह से मैं आ नहीं पाया। आपने कुछ पढ़ाई करी, कुछ समझा? सर प्रश्न भी है कुछ। हाँ, प्रश्न ही सॉल्व कर लेते हैं पहले।